अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 बेटे स्टार्ट करवाया था, स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ स्ट्रक्चर बायोलॉजी और स्ट्रक्चर बायोलॉजी की जो मेन एप्लीकेशन थी, जो उसकी इंपॉर्टेंस थी, वो हमने कल स्टडी की थी। फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट, दैट इज़ डिटर्मिंग द एक्टिव साइट एंड डोमेन्स। नंबर 2 क्या थी? आइडेंटिफाइंग ड्रग टारगेट। और नंबर 3 थी आइडेंटिफाइंग होस्ट पैथोजन इंटरैक्शंस। ये तीनों हमने कल कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसकी 4th एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक का पेज नंबर 169 है बेटे, ओपन करें पेज नंबर 169। 4th एप्लीकेशन में आप लोगों को भी पढ़ाऊंगी, आइडेंटिफाइंग प्रोटीन मिसफोल्डिंग। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। The functionality of proteins depend upon the correct folding into three-dimensional shapes. Several diseases including cystic fibrosis, Parkinson's, Alzheimer's originate due to incorrect folding of proteins. Structure biology provide understanding of integrate folding pathway and how misfolding lead to the diseases. Identify protein misfolding. बेटे यहाँ पे जो अगली एप्लीकेशन हम पढ़े हैं वो क्या है? आपको पता है कि प्रोटीन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। हमने डिफरेंट टाइप के, जब हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े थे, वहाँ पे मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन जो है वो ह्यूमन बॉडी हो चाहे दूसरी डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर जो हैं वो भी बना रहे होते हैं। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि प्रोटीन की, यानी कि एक फोल्डिंग्स है ना, जिन एक फोल्डिंग्स हैं, फोल्ड्स होके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, ठीक है। यानी कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है करेक्ट फोल्डिंग पे। करेक्ट फोल्डिंग होगी तो जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनना है वो बनता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मिस फोल्डिंग हो जाती है। जिस तरह की फोल्डिंग एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के लिए रिक्वायर्ड है, जो भी स्ट्रक्चर बनना था उसकी तरह की, जिस तरह की फोल्डिंग होनी थी वैसी फोल्डिंग नहीं हुई, बल्कि क्या हो गया? मिस फोल्डिंग होगी। जब मिस फोल्डिंग हुई तो जो आपका स्ट्रक्चर बनना था वो स्ट्रक्चर, इसका मतलब है, नहीं बनेगा। उस स्ट्रक्चर में कुछ डिफेक्ट्स आ जाएंगे। तो साइंटिस्ट जो है, जो स्ट्रक्चर बियोलॉजिस्ट हैं बेटे, वो स्टडी करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं इस पूरी जो स्ट्रक्चर बियोलॉजी है, इस ब्रांच की हेल्प से उन जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो मिस फोल्डिंग हुई है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि किस लोकेशन पे, किस पॉइंट पे, किस जगह पे प्रोटीन का जो है वो मिस फोल्डिंग हुई है, और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको कोशिश की जाती है कि उसको जो है डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स हैं बेटे मेडिकल की, जिनसे उस मिस फोल्डिंग को जो है वो ठीक किया जाता है। और जब वो ठीक होंगी तो क्या होगा कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो भी फिर ठीक हो जाएगा। तो ये जो पूरा जो उसका मिस फोल्डिंग का जो आइडेंटिफिकेशन है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, जो मिस फोल्डिंग की वजह से जो है वो स्ट्रक्चर सही नहीं बन रहा, वो भी किसकी मदद से जो है बायोलॉजिस्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ड्यू टू स्ट्रक्चर बायोलॉजी। और अगर जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है बेटे वो सही तरह से उसकी फोल्डिंग नहीं होती, स्ट्रक्चर सही तरह से नहीं बनता, उसकी जो 3D डायमेंशनल शेप है वो नहीं बन रही और उसमें मिस फोल्डिंग आ जाती है, तो बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो काज हो जाती हैं। उसमें से 3 नोटिसेबल डिजीज़ हैं जो मिस फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन की वजह से होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक है सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक है पार्किंसन और एक है अल्जाइमर डिजीज़, ठीक है। ये 3 मेन डिजीज़ हैं बेटे, जो प्रोटीन के जो 3D स्ट्रक्चर है, अगर उसमें कोई मिस फोल्डिंग आ जाए, वो स्ट्रक्चर सही तरह से ना बने, तो ये 3 डिजीज़ जो हैं वो कॉज होती हैं। अब ये तीनों डिजीज़ क्या हैं? ठीक है, मैं आप लोगों को एक दफ़ा इनकी भी आउटलाइन दे देती हूँ, बता देती हूँ आपको कि जाहिर सी बात है, हम जो कुछ बुक में पढ़ रहे हैं बेटे उसका मतलब तो हमें पता होना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं कि हमने तोते की तरह हर चीज़ रट लेनी होती है। आपकी बुक में जो भी वर्ड है, आप क्या पढ़े हो, आपको उसका मतलब तो समझ आना चाहिए। यही नहीं है कि हमने बस इन 3 डिजीज़ के नाम पढ़ लिए और काम ख़त्म। नहीं, आपको समझ आनी चाहिए कि ये जो डिजीज़ हैं ये एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले हमारे पास जो डिज़ीज़ आ रही है, डैट इज़ आपके पास आ रही है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल CF जो है इस तरह से एब्रीवेट करते हैं, CF लिखे। सिस्टिक फाइब्रोसिस बेटे एक जेनेटिक डिज़ीज़ है और ये डिज़ीज़ है हमारे लंग्स की, यानी कि इस डिज़ीज़ से लंग्स को भी डैमेज पहुंचता है और डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी जो है मतलब जो है इफ़ेक्ट होता है। लेकिन मेनली जो है इसमें क्या है कि आपका
जो लंग्स हैं वो इससे ज़्यादा डैमेज होते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये डिजीज़ जो है ये इफ़ेक्ट करती है उन सेल्स को जो स्वेट और डाइजेस्टिव जूस का म्यूकस बनाते हैं, ठीक है। जो वो सेल जो म्यूकस बना रहे होते हैं ना, तो उनको ये इफ़ेक्ट करती है, उनका स्ट्रक्चर जो है ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ जो है ये कॉज होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। यानी कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो लंग्स का जो म्यूकस की क्लियरेंस होनी है ना वो नहीं होती, और इसकी वजह से लंग में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और ये इन्फेक्शन जनरली जो है बैक्टीरिया ही की वजह से कॉज होता है। फिर आपकी जो यहाँ पे एक और डिजीज़ मेंशन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्किंसन कहते हैं बेटे। पार्किंसन जो है ये डिज़ीज़ है, बेसिकली ब्रेन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। इसमें जनरली पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो शेक करना शुरू कर जाती है। आप यानी कि रेस्ट पोजीशन में भी हो ना, अगर कोई भी पर्सन है जिसको ये डिजीज़ है, अगर वो रेस्ट में भी है, सपोज वो बैठा हुआ है या वो लेटा हुआ है, रेस्ट पोजीशन पे है, उसकी बॉडी जो है वो क्या करना शुरू होती है, शेक करना शुरू होती है, यानी कि हिलना कांपना शुरू हो जाती है। वन साइड भी हो सकती है, फुल बॉडी भी हो सकती है। उसके मसल जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, और पूरी बॉडी की मूवमेंट जो है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। तो इस डिज़ीज़ को, ऐसी डिज़ीज़ को जिसमें आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट पे शेक करना शुरू हो जाए, या मसल स्टिफ हो जाए, या आपकी पूरी बॉडी की मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाए, दैट डिजीज़ इज़ नोन एज पार्किंसन डिजीज़। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे तीसरी डिजीज़ लिखी हुई है अल्जाइमर। अल्जाइमर तो अक्सर मुझे लगता है बच्चे फैमिलियर होंगे, अक्सर ड्रामों में, मूवीज़ में बहुत ज़्यादा इसका जो है वो जिक्र किया जाता है, अल्जाइमर डिजीज़। बल्कि बेटे अल्जाइमर डिजीज़ जो है ये एक ब्रेन कंडीशन है जिसमें स्लोली क्या होता है कि आपकी जो ब्रेन का सिस्टम है ना, मेमोरी, आपके ब्रेन की जो मेमोरी है, जो थिंकिंग है, जो लर्निंग कैपेसिटी है, या डिफरेंट चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की जो स्किल है, वो क्या होना शुरू होती है, वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी कि ये डायमेंशिया है जो हमारी मेमोरी को, हमारी थिंकिंग को, या हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। उस डिज़ीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, अल्जाइमर कहते हैं। तो इन शॉर्ट बेटे हमने क्या पढ़ लिया, हमने एप्लीकेशंस कर ली किसकी, स्ट्रक्चर बियोलॉजी की 4 एप्लीकेशंस आपकी बुक में लिखी हुई थी, सारी की सारी मैंने 1 बाय 1 आपको कंप्लीट करवा दी। और अभी हमने ये भी पढ़ लिया कि स्ट्रक्चर बियोलॉजी की हेल्प से हम लोग प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर में जो मिस फोल्डिंग आती है उसको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और मिस फोल्डिंग की वजह से कौन कौन सी कॉमन डिजीज़ जो हैं होती हैं वो कौन सी हैं। जब आपके जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसमें अगर मिस फोल्डिंग आ जाए, यानी कि 3D स्ट्रक्चर जो है अगर आपका ख़राब हो जाए, सही स्ट्रक्चर ना रहे, तो ये 3 डिजीज़ जो हैं वो बेटे काज हो जाती हैं। तो इस बियोलॉजी से, स्ट्रक्चर बियोलॉजी से साइंटिस्ट जो हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको ठीक करने की जो है डिफरेंट आगे टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मेडिकेशंस हैं। क्लियर हो गया। ये हमने क्या कंप्लीट कर ली, हमने कंप्लीट कर ली डिफरेंट एप्लीकेशंस। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा 7.2, टॉपिक है हमारा है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी। X-ray crystallography was developed in 1912 by William Henry Bragg and William Lawrence Bragg. They were awarded 1915 Nobel Prize in Physics for their work, since it has been used to analyze the diverse substances including minerals, salt, metals, proteins, carbohydrate, nucleic acid, and protein. In this technique, X-ray beams strike a crystal, an atom and molecule in the crystals, diffract the X-ray beam in specific direction, form the angles and intensities of diffracted beam. A 3D picture of electron density within the crystals are produced. The electron density is exploited to create 3D structure of the molecule. सिंपल पहले हम इसको देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जो टॉपिक मैंने अभी जिसकी मैंने रीडिंग की। सबसे पहले हम इस टॉपिक के बेटे आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ। क्या मैं बताने लगी हूँ इस टॉपिक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बेटे यहाँ पे 2 साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है विलियम हेनरी ब्रैग और एक लिखा हुआ है विलियम लॉरेंस ब्रैग, ठीक है। इन दोनों को इन्होंने ये जो पूरा प्रोसेस है ना एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ये डेवलप किया था इन दोनों साइंटिस्ट ने। कब किया था? 1912 में, ठीक है। और इन्हीं की इसी वर्क की वजह से 1915 में इनको क्या हुआ, नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक है।
और इन्होंने उसके बाद जो है जब डेवलपमेंट ये सारी इस पूरे प्रोसेस की हुई तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को जो है ना वाइडली यूज़ किया गया बहुत सारे सब्सटेंसेस में, ठीक है, जिसमें आपके पास जो है मिनरल्स आते हैं, सॉल्ट आते हैं, मेटल हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन जो हैं, ये सब के सब शामिल हैं। इन तमाम के तमाम सब्सटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का प्रोसीजर यूज़ करते हैं, ठीक है, टू एनालाइज, इनको एनालाइज करने के लिए, इनको जांचने के लिए, इनको देखने के लिए कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसे हैं। तो इन सब में, इन सब सब्सटेंसेस में जो प्रोसेस यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ के अभी ये तो हमने इसका पढ़ लिया कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। अब मैं क्या बात कर रही हूँ, हम बात कर रहे हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या चीज़ है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये किस बेस पे वर्क कर रही है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में बेटे क्या होता है कि एक एक्सरे बीम जो है उसको स्ट्राइक किया जाता है, ठीक है। एक एक्सरे बीम, आप सपोज करो कि आपके पास कोई भी क्रिस्टल है, क्या मैंने कहा, कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल को मैं इस टेक्निक की बात कर रही हूँ, किस टेक्निक की, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की बात कर रही हूँ कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किस तरह की जाती है, इस टेक्निक में होता क्या है, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि इस टेक्निक में बेटे कोई भी सपोज आपके पास क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल को एक्सरे बीम के साथ क्या किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है। यानी कि क्रिस्टल, एक कोई भी क्रिस्टल है उसको आपने एक एक्सरे बीम ली, एक्सरे बीम ने क्या किया, क्रिस्टल को हिट किया, ठीक है। जब उसने क्रिस्टल को हिट किया, उसके अंदर जो एटम थे, जो मॉलिक्यूल्स थे क्रिस्टल के अंदर, वो क्या हुए, उन्होंने डिफ्रैक्ट किया, ठीक है, किसको, एक्सरे बीम को। यानी कि यहाँ पे जो फिनोमेना होगा वो कौन सा होगा, डिफ्रैक्शन होगा। कौन सा फिनोमेना होगा, डिफ्रैक्शन होगा। जब एक्सरे बीम बेटे स्ट्राइक करती है किसको, क्रिस्टल को, तो वहाँ पे जो फिनोमेना होता है वो कौन सा होता है, डिफ्रैक्शन होता है। जब डिफ्रैक्शन होती है तो एक्सरे की बीम जो है वो स्पेसिफिक डायरेक्शंस में जो है वो डिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। जब वो बीम, जो डिफरेंट टाइप की एक्सरे बीम्स हैं, वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट होती हैं, तो क्या करते हैं, उनका एंगल और उनकी इंटेंसिटीज़ को मेजर किया जाता है और एक 3D पिक्चर जो है हमारे पास, हमारे सामने आती है, ठीक है। 3D पिक्चर किस चीज़ की होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की होती है, जो क्रिस्टल के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है, उसकी एक 3D पिक्चर ली जाती है और उस 3D पिक्चर का स्ट्रक्चर जो है बेटे वो फिर स्टडी किया जाता है और उस स्ट्रक्चर से हमें क्लियरली आइडेंटिफाई होता है जो कुछ हमने जिसके बारे में भी जो है वो जानना हो। क्लियर हो गया। मैंने आपको, छोटा सा हमारा पैराग्राफ था, इतना सा 4-5 लाइन थी, हमने इस लाइन्स में क्या पढ़ लिया, हमने पहले पढ़ लिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। देन हम मूव किए इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ। वर्किंग प्रिंसिपल में एक ही चीज़ नोटिसेबल थी, वो आगे हम डिटेल से वर्क पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे उसकी आउटलाइन मैंने आपको दी क्या, कि किसी भी इस टेक्निक में बेसिकली होता क्या है, किसी भी क्रिस्टल को एक्सरे बीम के साथ जो है उसको उसमें जो है बम्बार्डमेंट की जाती है और यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, डिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा। क्रिस्टल जो है बेटे वो डिफ्रैक्ट करेगा एक्सरे बीम्स को इन डिफरेंट डायरेक्शन और इस पूरी जो आपकी डिफरेंट डायरेक्शन में जो बीम गई होती है एक्सरे की, उसकी एंगल और इंटेंसिटी को जो है देखते हुए एक पिक्चर जो है वो ली जाती है, 3D पिक्चर, ठीक है। फिर उस 3D पिक्चर का स्ट्रक्चर जो है उसको हम पूरा जो है साइंटिस्ट जो है वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं, फिर उससे जो है सारा हमारे पास जो है पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है प्रोटीन मॉडल का। अब ये तो हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पूरी एक वर्किंग प्रिंसिपल की आउटलाइन मैंने आपको दी। अब इस पूरे जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं, इसकी वर्किंग कैसे होती है बेटे, अब हम ये डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। द मेथड कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेप। इस पूरे प्रोसेस को, डैट इज़ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे किसकी, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर की, ठीक है। और इस पूरे जो टेक्निक है डैट इज़ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, यहाँ पे जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो सारे 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बेटे बेसिकली 4 स्टेप इन्वॉल्व हैं। कितने स्टेप इन्वॉल्व हैं, 4 स्टेप इन्वॉल्व हैं। पहला स्टेप कौन सा है, प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन। दूसरा स्टेप क्या है, प्रोडक्शन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। तीसरा स्टेप क्या है, क्रिएटिंग डेंसिटी मैप।
चौथा स्टेप क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। वन बाय वन सारे मैं आपको स्टेप पढ़ाऊंगी, आपको अच्छी तरह से इनकी समझ आ जाएगी, बहुत इजी टॉपिक है। हम मूव करते हैं अपने पहले स्टेप की तरह। एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन का जो पहला स्टेप है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। पहला स्टेप इसका क्या है, मैंने अभी आपको चारों स्टेप्स के नाम बताए। पहला है प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन। अब प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन में बेसिकली बेटे हो क्या रहा है ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले मैं रीडिंग करती हूँ, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन मीन टर्निंग अ प्योरीफाइड प्रोटीन इनटू सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म. Crystals are needed because they arrange protein molecules in regular repeating pattern, which is important for getting a clear image during the X-ray process. To make crystals, scientists slowly mix the protein with special solution that cause protein molecule to stick together in an orderly way. This process can take hours, days, or even weeks. It often requires careful control of temperature, pH, and salt concentration. Once a clear and stable protein crystal is formed, it can be used in the next step. सबसे हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। सबसे पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप जो हमने पढ़ा दैट इज प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन। क्या स्टेप है पहला, प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन। प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन की आपको पहले डेफिनेशन आनी चाहिए, आपके पेपर में वैसे भी डेफिनेशन आ सकती है। प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन बेटे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्योरीफाइड प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं इनटू सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म। क्या ये वो प्रोसेस है जिसमें हम प्योरीफाइड प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं इनटू सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म। प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, दिस इज द प्रोसेस इन विच वी टर्न अ प्योरीफाइड प्रोटीन इनटू सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इसको आप लोग अंडरलाइन करें, ठीक है। और ये बेटे बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ वाइटल। वाइटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी, नेसेसरी। ये वाइटल प्रोसेस है, इससे हमें क्या मिलता है, हाई क्वालिटी डाटा जो है ड्यूरिंग द एक्सरे प्रोसेस। ये जो पूरा प्रोसेस है हमारा क्रिस्टलोग्राफी, इसमें जो है हमें क्लियर हाई क्वालिटी डाटा जो है वो क्रिस्टलाइजेशन से हमें मिलता है, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी बुक में इसकी इंपॉर्टेंस भी आ सकती है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस, आपकी बुक में भी लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ। क्रिस्टल जो हैं बेटे ये क्यों ज़रूरी होते हैं, क्यों हम क्रिस्टल पहले बनाते हैं, बिकॉज दे अरेंज प्रोटीन मॉलिक्यूल इन रेगुलर पैटर्न। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल को एक रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न में जो है बेटे अरेंज कर देते हैं, जो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन के प्रोसेस में, हमने अभी प्रोसेस पढ़ा था ना कि एक्सरे डिफ्रैक्शन, यहाँ पे जब मैंने आउटलाइन दी थी तो मैंने बताया था यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है। तो जब डिफ्रैक्शन होती है तो हमें अपना जो हमारा प्रोटीन है उसका जो है वो हमें एक क्लियर इमेज नज़र आता है, क्लियर इमेज नज़र आता है, ठीक है। आप समझ आ गई है कि टू मेक क्रिस्टल, क्रिस्टल बनाने के लिए क्या, यानी कि हम क्रिस्टल क्यों बनाते हैं, वाई वी मेक क्रिस्टल। आपका एक क्वेश्चन भी आ सकता है ना, क्रिस्टल्स आर नीडेड लिखा हुआ है, क्रिस्टल आर नीडेड क्योंकि दे अरेंज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन रेगुलर एंड रिपीटेड पैटर्न। क्रिस्टल जो है प्रोटीन के मॉलिक्यूल को एक रेगुलर पैटर्न में जो है वो अरेंज कर देता है, और ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमें जो है इस पूरे प्रोसेस में एक क्लियर इमेज मिल जाए प्रोटीन का, ठीक है। क्लियर हो गया। ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई जो है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिस्टल, तो उसमें आपने बेटे ये लिखना है। नेक्स्ट अगर आप अब हम आएंगे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की तरफ। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है कि साइंटिस्ट जो हैं बेटे प्रोटीन को मिक्स करते हैं किसके साथ, एक स्पेशल सोल्यूशन के साथ। साइंटिस्ट क्या करते हैं, गौर से सुनो, साइंटिस्ट स्लोली मिक्स द प्रोटीन विद स्पेशल सोल्यूशन। साइंटिस्ट सबसे पहले बेटे प्रोटीन को एक स्पेशल सोल्यूशन में मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं एक स्पेशल एक स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसको कहते हैं ऑर्डरली फैशन, यानी कि एक ही सीक्वेंस में ना सारे प्रोटीन जो है एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं। उसके बाद क्या चीज़ है कि ये जो ऑर्डरली वे है, यानी कि एक पूरा ऑर्डर नज़र आएगा ना इस थिकनेस में। इस प्रोसेस को बहुत घंटे भी लग सकते हैं, बहुत दिन, और इवन इसको बहुत सारे वीक्स यानी कि हफ्ते भी लग सकते हैं, ठीक है। और जब ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाता है तो आपके पास एक क्लियर प्रोटीन क्रिस्टल जो है बेटे वो बन जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को होने के लिए, ये जो पूरा प्रोसेस हम अभी क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, इस प्रोसेस के लिए एक बेटे
एक पूरा कंट्रोल टेम्परेचर, कंट्रोल पीएच और कंट्रोल साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। और जब आपके पास एक क्लियर क्रिस्टल आ जाता है प्रोटीन का, तो फिर हम क्या करते हैं, अपने सेकंड स्टेप की तरफ जो है वो मूव करते हैं। हमने क्या पढ़ लिया, ये सबसे बड़ा स्टेप था, ठीक है, बाकी स्टेप छोटे हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने पहला स्टेप पढ़ा। पहला स्टेप मैं दोबारा बता देती हूँ, उसकी मेन आउटलाइन। हमने पढ़ी प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन। प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज़ है बेटे? प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें प्योरीफाइड प्रोटीन जो है उसको हम लोग सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, बनाते हैं, टर्न करते हैं। और ये बहुत वाइटल जो है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें हाई क्वालिटी डाटा जो है वो मिलता है। दूसरी चीज़ क्या हमने पढ़ाई, मैंने आपको बताई थी कि क्रिस्टल जो है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज इसकी वजह से प्रोटीन जो है वो रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न में आपके पास जो है वो हमें मिलता है ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल की वजह से, ठीक है। और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस मैंने आपको कैसे बताया कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो प्रोटीन को मिक्स करते हैं एक स्पेशल सोल्यूशन में, जिसकी वजह से प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं वो सारे एक दूसरे के साथ स्टिक करते हैं इन ऑर्डरली फैशन। यानी कि ऑर्डरली फैशन का मतलब होता है एक रिपीटेड ऑर्डर वे होता है, ये नहीं है कि कोई एक ऑर्डर नज़र आएगा आपको पूरे उसके सीक्वेंस में। और इस पूरी फंक्शनिंग को, ये जो पूरा क्रिस्टल बनता है, इसको बनने में जो है बहुत डेज भी लग सकते हैं, इवन बहुत सारे वीक्स भी लग सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, पीएच और जो कंसंट्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। और जब ये क्रिस्टल बन जाता है, उसके बाद जो है हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ जो है वो मूव करते हैं साइंटिस्ट। सेकंड स्टेप क्या है? Production of a diffraction pattern. Once a good quality crystal is formed, it is mounted on the X-ray machine. The X-ray beam is bombardment at the crystal at various angles. The atom in the crystal diffract the X-ray beam, and a diffraction pattern, which is a series of spot, is created on the detector. नेक्स्ट क्या चीज़ आती है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि क्रिस्टल बन गया। क्रिस्टल बनने के बाद हमारा क्या आ गया, सेकंड स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप का क्या नाम है बेटे? प्रोडक्शन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। एक पैटर्न बनेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न कहेंगे। जब क्या, अब इसको देखो, जब हमारे पास गुड क्वालिटी का क्रिस्टल बन जाता है, क्रिस्टल बन गया, अगर इन केस क्रिस्टल नहीं बनता तो साइंटिस्ट ये दोबारा सारा का सारा जो स्टेप 1 था प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन, वो दोबारा रिपीट करते हैं, अनलेस अनटिल कि आपके पास एक गुड क्वालिटी का क्रिस्टल ना बन जाए। जब गुड क्वालिटी का क्रिस्टल बन जाता है तो उसको साइंटिस्ट बेटे क्या करते हैं, उसको माउंट करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको रखते हैं किसके ऊपर, उस क्रिस्टल को एक्सरे मशीन के ऊपर। एक मशीन होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सरे मशीन। एक्सरेज बीम्स उस क्रिस्टल के ऊपर बम्बार्ड की जाती हैं एट वेरियस एंगल, बहुत सारे एंगल से बीम्स आती हैं, रेज आती हैं, शुआएँ आती हैं एक्सरे मशीन से, और वो उस क्रिस्टल को बम्बार्डमेंट करती हैं। और क्रिस्टल जो है उसके अंदर कौन सा फिनोमेना होता है, डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, जो हमने पहले भी पढ़ लिया था। और उसकी वजह से, उस पैटर्न की वजह से अब क्या होता है कि आपको एक सीरीज़ ऑफ स्पॉट नज़र आएंगे, ठीक है। डिटेक्टर, बड़ी बड़े डिटेक्टर्स होते हैं, उनसे डिटेक्ट करते हैं और आपको क्या चीज़ नज़र आती है, अ सीरीज़ ऑफ स्पॉट जो हैं बेटे वो नज़र आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? यानी कि एटम जो क्रिस्टल के अंदर एटम है वो डिफ्रैक्ट करते हैं, और एक डिफ्रैक्शन का पैटर्न जो है वो डिटेक्टर पे आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। अब हम आएंगे अपने थर्ड स्टेप की तरफ, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, क्रिएटिंग मैप डेंसिटी। द एंगल एंड इंटेंसिटीज ऑफ दीज स्पॉट्स कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द क्रिस्टल। डिफ्रैक्शन पैटर्न इज यूज टू मेक अ डेंसिटी मैप। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, तीसरे स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है, क्या हेडिंग आप लोग दोगे, क्रिएटिंग डेंसिटी मैप। अब क्या होगा कि जो आपके पास एक सीरीज ऑफ स्पॉट बन गई ना, एक सीरीज ऑफ स्पॉट बने थे ना हमारे पास, जिनको एंड पे हमारे पास जिनको हम लोग क्या कर रहे थे, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बन गया था, ऐसे था। वो जो आपके पास जो एंगल और इंटेंसिटीज़ होंगी किसकी, डिफ्रैक्टेड स्पॉट की, उन स्पॉट के अंदर बेटे क्या होता है, उन स्पॉट के अंदर इंफॉर्मेशन होती है किसके बारे में, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बारे में। उनके अंदर क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। उस डिफ्रैक्शन पैटर्न को साइंटिस्ट क्या करते हैं, उनका एक मैप बनाते हैं, डैट इज़ नोन एज डेंसिटी मैप। और डेंसिटी मैप से हमें क्या चीज़ पता चलती है, या डेंसिटी मैप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डेंसिटी मैप रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन को, कि क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। इज दैट क्लियर? ये हमारा क्या हो गया,
थर्ड स्टेप हो गया। यानी कि थर्ड स्टेप में हमने क्या कर लिया कि जो एंगल और इंटेंसिटीज थी ना बेटे, ये जो आपके स्पॉट बना था, उस स्पॉट की जो सीरीज ऑफ स्पॉट बने थे, उन स्पॉट्स की एंगल्स को और इंटेंसिटीज़ को क्या किया जाता है, उनके अंदर वाइटल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। इस पूरे पैटर्न को देखते हुए, इस पैटर्न का जो आपके पास पूरा एक पैटर्न बना था स्पॉट का, इस पैटर्न को अब कन्वर्ट किया जाता है एक मैप में, डैट इज़ नोन एज डेंसिटी मैप। और डेंसिटी मैप क्या रिप्रेजेंट करता है? डेंसिटी मैप रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द क्रिस्टल। क्लियर हो गया? नाउ वी विल मूव टुवर्ड अवर फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या आता है? डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन। अच्छा, इसकी पहले हम रीडिंग करते हैं। देन द डाटा इज एनालाइज मैथमेटिकली बाय यूज कंप्यूटेशनल प्रोग्राम, दीज कैलकुलेशन ट्रांसफर डाटा इनटू 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इन द एंड लास्ट आपका जो स्टेप है डैट इज़ नोन एज डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो काम हो रहा है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी कि उसके लिए मैं कंबाइनली क्या वर्ड यूज़ कर सकती हूँ, मैं यूज़ कर सकती हूँ मैथमेटिकल एनालिसिस। यानी कि फोर्थ स्टेप में बेसिकली क्या होता है? मैथमेटिकल एनालिसिस होता है। जितना हमारे पास डिफ्रैक्शन डाटा आया होता है उसका एनालिसिस किया जाता है किस प्रोग्राम से? कंप्यूटेशनल प्रोग्राम से, ठीक है। एक प्रोग्राम है, आगे हमने डिटेल से पढ़ना है स्ट्रक्चरल के बाद। कंप्यूटेशनल प्रोग्राम से उस पूरा का पूरा जो हमारे पास डिफ्रैक्शन डाटा है उसका एनालिसिस किया जाता है, और इस प्रोग्राम से, किस प्रोग्राम से? कंप्यूटेशनल प्रोग्राम से बेटे जो आपका डाटा है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू 3D स्ट्रक्चर। किस में कन्वर्ट किया जाता है? 3D स्ट्रक्चर में उसको कन्वर्ट किया जाता है। और वो 3D स्ट्रक्चर किसका बेसिकली बनता है? वो बनता है 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और इस 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से साइंटिस्ट जो है वो विजुअलाइज करते हैं मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इन एटॉमिक लेवल, ठीक है। एटॉमिक लेवल पे डिटेल से जो है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो साइंटिस्ट जो है फिर अच्छी तरह से उसका एनालिसिस करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर हो गया? अगर आप यहाँ पे आओ तो जितना कुछ अभी हम डिटेल से पढ़ के आए हैं वो सारा का सारा आपको स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन एक आपकी बुक में दी गई है। अगर गौर करो यहाँ पे डायग्राम में, ये पूरा प्रोसेस है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का। सबसे पहले हमारे पास क्या था? हमने किया था प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे एक्सरे था और ये यहाँ पे क्रिस्टल था, एक्सरे बीम्स गई थी जो हमने पहले पढ़ा था। डिफ्रैक्शन का प्रोसेस हुआ था, यहाँ पे एक्सरे डिटेक्टर लगे हुए थे, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या ये जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स आए थे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ बनी थी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप। अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न से क्या चीज़ बनी थी? डेंसिटी मैप बना था। और डेंसिटी मैप से आपके पास एंड पे क्या आ जाती है? कंप्यूटेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स की हेल्प से इस डेंसिटी मैप को कन्वर्ट किया जाता है इनटू 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और फिर यही 3D स्ट्रक्चर जो है इसको साइंटिस्ट जो हैं बेटे विजुअलाइज करेंगे और डिटेल से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है उसको स्टडी करेंगे। क्लियर हो गए? ये सारे स्टेप 1 बाय 1 जितने हमने स्टडी किए हैं वो सारे यहाँ पे डिटेल से लिखे हुए हैं। तो बेटे हमने आज के टॉपिक में एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया और उसको कंप्लीट किया, डैट इज़ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में पहले अगर आपका इस पर नोट आता है पूरा, तो बेटे आप किस तरह से नोट लिखोगे मैंने आपको पॉइंट्स वाइज भी बता दिया। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप साइंटिस्ट के बारे में लिखना कि साइंटिस्ट का नोटिसेबल काम है और इसको जो है नोबेल प्राइज़ से भी जो है अवॉर्डेड था ये। फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। वर्किंग प्रिंसिपल में क्या था कि एक्सरे बीम जो है उसको स्ट्राइक किया जाता है बाय क्रिस्टल, एटम और मॉलिक्यूल जो क्रिस्टल के अंदर होते हैं, वो डिफ्रैक्शन का प्रोसेस वहाँ पे होगा और एक्सरे बीम जो है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट करेगी। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या कहा था कि एंगल्स और इंटेंसिटीज़ को, जो डिफ्रैक्टेड बीम के एंगल्स और इंटेंसिटीज़ हैं उनको मेजर करके हम इन द एंड क्या कर लेते हैं? एक 3D पिक्चर बनाते हैं। ये तो थी एक वर्किंग आउटलाइन। उसके बाद हमने डिटेल्स पे पूरी की पूरी इस प्रोसेस की वर्किंग पढ़ी। इस वर्किंग को हमने 4 मेन स्टेप्स में जो है वो डिवाइड किया। पहला क्या था? प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन था, ठीक है। सबसे पहले क्या था कि हमने एक क्रिस्टल प्रिपेयर किया था, ठीक है। और उसके बाद क्या किया था? हमने प्रोडक्शन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, हमने एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाए थे, ठीक है। डिफ्रैक्शन पैटर्न में आपके पास क्या आ गया था?
सीरीज़ ऑफ स्पॉट्स आए थे, ठीक है, सीरीज़ ऑफ स्पॉट आए थे डिटेक्टर पे जिनको हमने डिटेक्ट किया था। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, क्रिएटिंग डेंसिटी मैप, हमने एक डेंसिटी मैप बनाया, ठीक है, उस सीरीज़ ऑफ स्पॉट्स को लेके अरेंजमेंट हुई एटम्स की और आपके पास क्या चीज़ क्रिएट होगी, डिफ्रैक्शन पैटर्न का डेंसिटी मैप बन गया, ठीक है। और चौथे स्टेप में क्या हुआ, उसी डेंसिटी मैप को हमने क्या किया, उसका डिफ्रैक्शन डाटा जो हमारे पास आ गया उसका हमने एनालिसिस किया बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल प्रोग्राम। तो बेटे ये सारे स्टेप्स आपने जो प्रोसेस है हमारा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, इसको अच्छी तरह डिटेल से आप लोगों ने स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो है वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पर अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ फर्स्ट ईयर।